हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी के लिए। आज से हम लोग कंटिन्यू क्लास देखेंगे। तो हम लोग आज देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2013 का क्वेश्चन देख रहे हैं, इतिहास का। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ है? ग्राम में, कस्बा में, नगर में, महानगर में? तो हम देखते हैं जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व कहाँ होगा? महानगर में। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर जो हैं बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। देखते हैं सन खालिस्तान में मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ। सन खालिस्तान में मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ। कब पारित हुआ? 1926 ईस्वी में। फिर देखते हैं हंगरी की राजधानी खालिस्तान है। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो बुडापेस्ट। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखें। बिहार के किसान आंदोलन पे एक टिप्पणी लिखें। तो नीलों के अत्याचार से बिहार के चंपारण के किसान पस्त थे। किसके अत्याचार से थे? तो नीलों के अत्याचार से जो बिहार किसान थे चंपारण के, वो क्या थे? परास्त थे। इसीलिए क्या हुआ कि 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, मतलब जब किसान परास्त थे तो 1916 के जब लखनऊ अधिवेशन हुआ, उस समय चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ला ने सबका ध्यान इस समस्या की ओर आकृष्ट किया। जैसे नीलों के जो समस्या से चंपारण किसान त्रस्त है, इसकी इसका ध्यान कौन आकृष्ट किया? तो एक किसान राजकुमार शुक्ला ने आकृष्ट किया। कब किया? तो 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में किया। गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, जेपी कृपलानी, नरहरि पारिख और महादेव देसाई के साथ अब जब सबके ध्यान आकृष्ट हुआ, तो उसमें क्या हुआ कि गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, जेपी कृपलानी, नरहरि पारिख और महादेव देसाई के साथ 1917 में वहां पहुंचे। कहाँ पहुंचे? चंपारण पहुंचे और किसानों की हालत की विस्तृत जांच पड़ताल करने लगे। इन लोग पहुंचे, क्या हुआ? किसानों की जो हालत था उसका विस्तृत जांच पड़ताल करने लगे। उन्हें गिरफ्तार कर जिला न्यायालय में मुकदमा चलाया गया। जब इन लोग पहुंचे थे, इन लोग को गिरफ्तार कर क्या हुआ? जिला न्यायालय में मुकदमा चलाया गया। परंतु बिहार सरकार ने कमिश्नर और जिला न्यायालय को आदेश दिया। बिहार सरकार ने क्या? कमिश्नर और जिला न्यायालय को आदेश दिया इनसे मुकदमा वापस ले लिया जाए। किसानों के कष्ट की जानकारी हासिल करने के लिए, किसानों की जो कष्ट थी इसकी जानकारी हासिल करने के लिए एक जांच समिति का गठन किया गया, जिसके एक सदस्य स्वयं गांधी जी थे। जिसके एक सदस्य कौन थे? स्वयं गांधी जी थे। स्थानीय महाजनों और गांव के स्थानीय महाजनों और गांव के मुख्तियारों ने भी गांधी जी को काफी सहयोग दिया, परंतु सबसे अधिक सहयोग किसानों और स्थानीय नेताओं से मिला। जो सबसे अधिक सहयोग किससे मिला? तो सहयोग किसानों और स्थानीय नेताओं से मिला। अब देखते हैं इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? इस क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इटली और जर्मनी के एकीकरण के मार्ग में, इटली और जर्मनी के एकीकरण के मार्ग में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधक था। इटली और जर्मनी के एकीकरण में कौन सबसे बड़ा बाधक था? तो ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधक था, तथा इसे हटाए बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं था। क्या था? कि ऑस्ट्रिया को हटाए बिना किसका? जर्मनी का एकीकरण क्या था? संभव नहीं था। अतः ऑस्ट्रिया से मुक्ति पाने के लिए क्या हुआ? ऑस्ट्रिया से मुक्ति पाने के लिए इसे युद्ध में हराना जरूरी था। इसके लिए आवश्यक था कि इसके लिए क्या था? आवश्यक था कि जर्मनी सैनिक दृष्टिकोण से मजबूत था। इसके लिए क्या करना था? जर्मनी सैनिक दृष्टिकोण से मजबूत बने। विलियम प्रथम ने विलियम प्रथम ने इसके लिए पर्सा की सैनिक शक्ति बढ़ाने की योजना बनाई। विलियम प्रथम ने क्या किया? पर्सा की सैनिक शक्ति बढ़ाने की योजना बनाई। उग्रवादियों के विरोध के बाद भी उग्रवादियों के विरोध के बाद भी विलियम प्रथम ने क्या किया? सैन्य बजट बढ़ा दिया। विलियम प्रथम की इस नीति के कारण विलियम प्रथम के इस नीति के कारण
जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क ने रक्त और लोहे की नीति का अवलंबन किया। जो विलियम प्रथम का है, इसके नीति का क्या हुआ? जर्मनी के शासक ने बिस्मार्क ने रक्त और लोहे की नीति का अवलंबन किया, जिसमें जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। इसमें क्या हुआ? जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें। रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें। तो रूसी क्रांति के दो प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। रूसी क्रांति के दो प्रमुख कारण क्या हैं? निम्नलिखित हैं। निरंकुश राजतंत्र एवं भ्रष्ट शासन। रूसी क्रांति के दो प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। उसमें पहला क्या है? निरंकुश राजतंत्र एवं भ्रष्ट शासन। 1917 की क्रांति के पूर्व 1917 की क्रांति के पूर्व रूस में रोमन नोवा वंश का शासन था। 1917 की क्रांति के पूर्व रूस में किसका शासन था? रोमन नोवा वंश का शासन था। इस समय रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। इस समय रूस के सम्राट को क्या कहता था? जार कहा जाता था। जार जो कि अफसरशाही बनाई थी, जो अफसरशाही बनाई थी, वह अस्थिर, जड़ और अकुशल थी। थी अस्थिर, जड़ और कुशल थी। वह दुर्बल और हठी स्वभाव का मंदबुद्धि था। उसमें घटनाएं और व्यक्ति के चरित्र को समझाने की शक्ति नहीं थी। उसमें क्या थी? घटनाएं और व्यक्ति की जो चरित्र है उसके समझाने की शक्ति नहीं थी। प्रशासन में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। फलस्वरूप जनता में असंतोष बढ़ा और प्रतिक्रिया स्वरूप 1917 की क्रांति हुई। देखते हैं दूसरा पॉइंट, किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति। रूस की अधिकतर जनता कृषक थी। रूस की क्या थी? अधिकतर जनता क्या थी? कृषक थी। परंतु उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उसकी स्थिति क्या थी? अत्यंत दयनीय थी। किसानों की स्थिति अर्धदासों की तरह थी। किसानों की जो स्थिति क्या थी? अर्धदासों की तरह थी और उन पर अनेक प्रतिबंध लगाए हुए गए थे। यद्यपि जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने 1861 में कृषि दास्ता समाप्त कर दी थी, परंतु इससे किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ था। अधिकांश किसान गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करते हैं। अधिकांश किसान कहाँ जीवन व्यतीत करते? गरीबी रेखा के नीचे। देखते हैं हिंद चीन उपनिवेश की स्थापना का उद्देश्य क्या है। हिंद चीन उपनिवेश की स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो फ्रांस द्वारा हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाने का प्रारंभिक उद्देश्य व्यापारिक सुरक्षा था। फ्रांस द्वारा हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाने का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? व्यापारिक सुरक्षा था। फ्रांस को डच एवं ब्रिटिश कंपनियों के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा था। भारत में फ्रांसीसी कमजोर पड़े थे। भारत में क्या था? फ्रांसीसी कमजोर पड़ रहे थे। चीन में उनका व्यापारिक प्रतिद्वंदी अंग्रेज थे। चीन में उसका जो व्यापारिक प्रतिद्वंदी कौन थे? तो अंग्रेज थे। अतः व्यापारिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से फ्रांसीसियों के लिए क्या है? हिंद चीन अधिक सुरक्षित था। हिंद चीन क्या था? अधिक सुरक्षित था, क्योंकि यहाँ वे भारत और चीन दोनों जगह को संभाल सकते हैं। यहाँ से क्या कर सकते हैं? भारत चीन दोनों जगह को संभाल सकते थे। दूसरा उद्देश्य क्या था? दूसरा उद्देश्य यह था कि औद्योगिकीकरण के लिए कच्चे माल की आपूर्ति उपनिवेशों से होती थी। क्या था? कच्चे माल की आपूर्ति कहाँ से? उपनिवेशों से होती थी तथा उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार भी उपलब्ध था। यद्यपि वियतनाम एक कृषि प्रधान देश था। वियतनाम क्या था? एक कृषि प्रधान देश था। परंतु चीन से सटे राज्य में खनिज संसाधन जैसे कोयला, टीन, जस्ता, क्रोमियम आदि मिलते थे। इनका उपयोग फ्रांसीसी और अपने उद्योग में करना चाहते थे। इसका उपयोग फ्रांसीसी कहाँ करना चाहते थे? अपने उद्योग में करना चाहते थे। वियतनाम में चावल और रबड़ का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होता था। फ्रांसीसियों का तीसरा उद्देश्य क्या है? हिंद चीन में यूरोपीय सभ्यता का प्रचार प्रसार कर वहां के लोगों को सब बनाना था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय प्रेस कैसे प्रभावित किया? राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय प्रेस ने कैसे प्रभावित किया? तो 1857 के विद्रोह के बाद 1857 के विद्रोह के बाद समाचार पत्रों की प्रकृति का विभाजन प्रजातीय आधार पर हो गया। समाचार पत्रों के जो विभाजन है उसका आधार कहाँ हो गया? प्रजातीय आधार पर हो गया। भारत में दो प्रकार के प्रेस थे। भारत में कितने प्रकार के प्रेस थे? दो प्रकार के, एंग्लो इंडिया प्रेस और भारतीय प्रेस। इस अवधि में भारतीय द्वारा प्रकाशित और संपादित पत्र भी थे। इस अवधि में क्या है? भारतीय द्वारा प्रकाशित और संपादित पत्र भी थे। 1858 में ईश्वर चंद विद्यासागर ने 1858 में ईश्वर चंद विद्यासागर ने सोम प्रकाश का प्रकाशन साप्ताहिक रूप से बांग्ला भाषा में किया था। सोम प्रकाश का प्रकाशन किनके द्वारा किया गया था? तो ईश्वर चंद विद्यासागर। कब? 1858 में। किस भाषा में? तो बांग्ला भाषा में। यह समाचार पत्र राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत था। ये जो समाचार पत्र था किससे ओतप्रोत था? तो राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत था। 1868 में मोतीलाल घोष ने 1868 में मोतीलाल घोष के संपादन में अंग्रेजी बांग्ला साप्ताहिक रूप से अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत हुई। अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत किसने की? मोतीलाल घोष ने। कब की? 1868 में की थी। इसका भाषा क्या था? तो अंग्रेजी और बांग्ला था। प्रेस के इतिहास में क्या है? प्रेस के इतिहास में इसका महत्वपूर्ण स्थान था। यह सरकार की नीति का क्या है? सरकार की नीति का तीव्र आलोचक था और जनता के बीच अत्यंत लोकप्रिय था। फलतः 1878 में लॉर्ड लिट्टन के वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के पारित होने के बाद 1878 में लॉर्ड लिट्टन के वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित होने के बाद इस एक्ट से बचने के लिए रातों रात इसका प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में होने लगा। इसका प्रकाशन कौन भाषा में होने लगा? तो अंग्रेजी भाषा में होने लगा। 1881 में बाल गंगाधर तिलक के संपादन में 1881 में क्या हुआ? बाल गंगाधर तिलक के संपादन में मुंबई से अंग्रेजी भाषा में मराठा तथा मराठी भाषा में केसरी शुरुआत की गई। अंग्रेजी भाषा में मराठा तथा मराठी भाषा में केसरी की शुरुआत की गई। ये दोनों पत्र उग्रवादी विचारों से प्रभावित थे। ये दोनों पत्र क्या थे? उग्रवादी विचारों से प्रभावित थे। इन पत्रों का जनमानस पर व्यापक प्रभाव पड़ा। इन पत्रों का क्या हुआ? जनमानस पे व्यापक प्रभाव पड़ा। 1862 में एम.जी. रांडे ने हिंदू प्रकाश का प्रकाशन प्रारंभ किया। एम.डी. रांडे ने क्या किया? हिंदू प्रकाश का प्रकाशन किया। कब किया? 1862 में। मद्रास से 1878 में प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक समाचार पत्र हिंदू 1881 में दैनिक रूप से परिवर्तित हो गया। यह पत्र उदार दृष्टिकोण का पोषक। यह पत्र क्या था? उदार दृष्टिकोण का पोषक था। सच्चिदानंद सिन्हा ने 1899 में अंग्रेजी मासिक पत्रिका हिंदुस्तान रिव्यू की स्थापना की, जिसका दृष्टिकोण राजनीति था। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।